हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और भूगोल की पुस्तक जो है हम सिक्स क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये सिक्स क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे पीछे छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों ने के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन आखेटक खाद्य संग्राहकों के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडा इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से कुछ पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ लकड़ियाँ, हड्डी के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो उस काल में कौन से हथियार बनाए जाते थे? भाले और बाण जैसे पुरापाषाण काल में जो है ये हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ खोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए तो जो है इस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। देखिए, ये पुरा स्थल है भीमबेटका, पुरापाषाण स्थल है उसंगी और कुरनूल गुफाएं। ये 3 पुरापाषाण स्थल हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ से पत्थर मिल सके। भीमबेटका कहाँ पे है? ये आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ये गुफाएं कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास। देखिए, ये उस समय का एक चित्र दीवार पर बनाया गया है। कितना सुंदर चित्र उस समय। ये हिरण और ये है आदमी जो इसका शिकार करने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। उनके कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इन जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है।
पूरा स्थल, तो पूरा स्थल क्या होते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उसे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाई जाती। इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। पुरास्थल जो हमने मानचित्र में अभी आपको दिखाए थे, भीमबेटका जो वर्तमान मध्य प्रदेश में, कुरनूल गुफा, हुसंगी, आग की खोज। यह कुरनूल गुफा मैंने आपको चित्र में अभी ये दिखाई थी। यहाँ राख के अवशेष मिले, इसका मतलब आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा। प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12 मध्य पाषाण युग का समय कितना? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। और पूरा पाषाण युग का कितना था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो इस काल में कैसे औजार के औजारों का क्या नाम था? हंसिया और आरी। और पूरा पाषाण काल के औजारों का नाम था बाण और भाले। साथ साथ पूरा पाषाण वाले युग औजार भी इसी युग के दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता। नवपाषाण का मतलब क्या होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। ये सब कौन से काल में आए? ये मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बारे में सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। तो मध्य पाषाण काल में जो है मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये भी कौन से काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होता। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बनते गए। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल रख सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए चित्र में ये दिखाया गया है, ये जंगली जानवरों के दांत हैं और ये पालतू जानवरों के दांत हैं। दांत को देखो, कौन सा जंगली सूअर, ये जंगली सूअर का है और ये जो है पालतू सूअर का है, क्योंकि जंगली जानवरों के दांत और सींग बड़े होते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी या फिर जमीनों में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ में दूध भी प्राप्त हो जाता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। देखिए ये आगे वर्णन किया होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दी। शुरुआती कृषक पशुपालक कहाँ थे? बुरझोम में, मैरगढ़ में, पयमपल्ली में, हुल्लूर में, महागढ़, कोलडियावा, चिरांद, दाउजली और हैंडिंग। ये जो है ये सारी बातें जो उस नक्शे में दिखाई गई हैं। कई नीले वर्ग इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले, जैसे बुरझोम वर्तमान कश्मीर में। बुरझोम कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में है। में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता। तो जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उनको क्या कहा जाता था? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर या बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कुछ ऐसे जो पूरा पाषाणिक उपकरणों से भी नहीं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो नवपाषाण युग काल के औजार कैसे हैं? उनकी धार को पैना करने के लिए उन पर जो है पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग कब होता था? नवपाषाण काल में। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण जो इस चित्र में जो है दिखाए गए हैं। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए ये इस तरह के मिट्टी के बर्तन। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे।
क्या ये परिवर्तन एक जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पुरुषों और स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ जो है इस मानचित्र में दिखाया गया। मैं आपको ये मानचित्र एक बार लास्ट में पूरा दिखाऊंगी। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास लगभग एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए ये सब कब्र में से मिला। मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र है, बकरी का कंकाल। अन्यतर फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा की है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 200 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोएस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल तुर्की। नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरास्थलों में एक चतालहुयम तुर्की में है। यहाँ दूरदराज स्थान में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर 2। अब इसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।